पीएम और सीएम दोनों मिलकर काम करें, इसमें लोगों का लाभ है। टीएमसी का कोई गुंडा अब कानून से बचने वाला नहीं है। बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करें। हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। भय नहीं भरोसा, इस संदेश के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने बंगाल की जनता से आज कहा कि ममता बनर्जी के 15 साल के शासन का भय नहीं, बल्कि अगर हमारी सरकार बनी तो विकास का भरोसा हम देंगे। और इस दावे के साथ बीजेपी ने भरोसा जताया अपने उस वोट बैंक पर जो धर्म और जाति के ऊपर उन्होंने डेवलप किया है, यानी महिला वोटर। महिलाओं के भरोसे के रूप में जो वोट बैंक विकसित किया है, एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए बीजेपी ने बंगाल में महिलाओं को 3,000 रुपए का वादा किया है। सरकार बनी तो 6 महीने में यूसीसी लागू करने का वादा है और सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान देने की घोषणा है। और घुसपैठियों पर एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाली बात को दोहराया है। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी की राजनीति को, उनकी रणनीति को फिर जहरीला बताया। और इस बीच बंगाल में एक बड़ा अपडेट ये है, हुमायूं कबीर के वायरल वीडियो के बाद एआईएमआईएम ने गठबंधन तोड़ दिया है। तो आज इसी बड़े मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनका परिचय आपसे करवाऊंगी, लेकिन पहले वो सवाल जिनके इर्द गिर्द बातचीत होगी। घुसपैठिया, ये शब्द जो हर रैली में गूंज रहा है, क्या बंगाल में घुसपैठिया बाहर होंगे? क्या बंगाल में यूसीसी से वोट मिलेंगे? क्या बंगाल भय मुक्त बन पाएगा? और सरकार किसकी बनेगी? जनता किस पर भरोसा जताएगी? तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ विजय शर्मा जुड़ रहे हैं पैनल में। सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ आ गए हैं। टीएमसी से स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद नफीस अंसारी एआईएमआईएम से हमारे साथ हैं और पीस पार्टी से नेशनल स्पोक्स पर्सन हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं आज इस चर्चा में। सीधे शुरुआत स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपके साथ। महिलाओं को 3,000 का वादा, घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। देखिए सर्वप्रथम महिलाओं को 3,000 का वादा आज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, मगर पश्चिम बंगाल में जब कोरोना काल था, ममता बनर्जी ने 500 रुपए से उसकी शुरुआत की थी। उस समय इन्होंने बहुत ही इसको लेकर के पूरे देश में कि भाई ये फ्रीबीज बंद होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा हुई थी। आज वो बढ़ करके 1,500 रुपए और SC/ST लोगों को 1,700 रुपए मिलता है। पश्चिम बंगाल सरकार का जो 2 लाख करोड़ रुपया बकाया है, उस रुपए के बारे में बात नहीं की गई। संकल्प पत्र में यह नहीं बताया गया कि केंद्र सरकार ने रेलवे में और बाकी केंद्रीय जो हर साल नौकरियां मिलती है राज्य सरकार को, वो क्यों नहीं दी, ये नहीं बताया गया। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के बारे में बात की। 2013 में मोदी सरकार आने के पहले महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उसको बाद में इन्होंने इंप्लीमेंट, अभी तक आज तक वो लागू नहीं हुआ है। हम 2026 में मोटा मोटी ये सरकार जा चुकी है। 2024 के चुनाव में इनको मैंडेट नहीं मिला था, 240 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। भय मुक्त करेंगे बंगाल को, भय मुक्त करेंगे, ममता बनर्जी के शासन से भय मुक्त करेंगे, 15 साल के शासन से। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, गृह मंत्री भी कह रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 15 कैबिनेट मिनिस्टर, 20 मिनिस्टर, ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ के जो अभी भैनिश कुमार जी है, ज्ञानेश कुमार जी है, वो लोग सारे मिल करके लगे हैं। 71 साल की एक महिला जिसने अपना सारा जीवन दिया पश्चिम बंगाल की जनता के लिए। राजीव गांधी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, वैसे लोगों ने उनको मान्यता दी, उनको स्वीकारा, और आज ये लोग आकर के बड़ी बड़ी बात। पुरोहित जी एक बात बताइए, चलिए ये तो बात हो गई राजनीति में अभी कौन किसके सामने खड़ा है, लेकिन बड़ी बात ये है, फैक्ट पर बात करते हैं। जो अनाउंसमेंट की गई हैं, बेशक आप कहिए उसे फ्रीबीज या कुछ भी, इस पर तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर सोचना चाहिए, क्योंकि कौन है आज की तारीख में जो फ्रीबीज अनाउंस नहीं कर रहा है या जिसको आप बेनिफिशियरी स्कीम का नाम दे देते हैं। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है सर, सवाल सुन लीजिए फिर रिस्पॉन्ड करिएगा। सवाल सर ये है
कि जिस तरह से बीजेपी को महिलाओं के लिए जो स्कीम्स अनाउंस की गई उसका फायदा मध्य प्रदेश में मिला, महाराष्ट्र में मिला, अगर यही ट्रेंड पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने भी दोहरा दिया तो आप लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगी सर। नहीं, देखिए कितने लाखों महिलाओं के वोटर कार्ड एसआईआर के माध्यम से काट दिए गए हैं, वोटर देने का अधिकार छीन लिया गया है। आप फ्रीबीज दे करके बंगाल के जल जंगल जमीन को पूंजीपतियों को बेच देने के लिए यहाँ सरकार, जहां बाकी राज्य है वहां आप ठीक से दे पा रहे हैं, बगल में बिहार में आप कितने दे रहे हैं महीने में, वहां 3,000 क्यों नहीं दे रहे हैं महीना? वहां चुनाव के समय ममता बनर्जी हर वर्ष साल में 1,500 रुपया महीना होता है तो 5 साल में 1 लाख रुपए के आसपास हर महिला के खाते में जा रहे हैं, युवाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, किसान बंधुओं को पैसे दिए जा रहे हैं। चलिए विजय जी, उनका बड़ा आरोप है, स्वयं प्रकाश पुरोहित का बड़ा आरोप है आपके ऊपर कि आप लोग पैसा बांट के वोटर को खरीद रहे हैं। कब तक ये चलता रहेगा सर? अपनी उपलब्धियों पर भरोसा नहीं है क्या? क्यों अलग अलग वर्गों के लिए ये फाइनेंस अनाउंस करना पड़ता है और वो भी चुनाव से एन पहले? सर मीनाक्षी जी, मैं कुछ बातें सामने रखूंगा और पुरोहित जी उस बात से स्वीकार करेंगे। आप मुझे बताइए, ममता दीदी तो विकास विरोधी है, ये कह रहे हैं ममता दीदी ने बड़ा काम किया है, तो आप बताओ आयुष्मान योजना आज तक लागू क्यों नहीं करने दी? गरीब लोगों के लिए थी वो तो। किसानों का 10,000 करोड़ का नुकसान किया इन्होंने, किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसा जाना था वो नहीं देने दिया। आप मुझे चाय बागान में जो 3 लाख करोड़ के आसपास था वहां दूसरे स्टेट में मिल रहा है, आसाम में मिल रहा है, बंगाल में नहीं मिल रहा है। तो पुरोहित जी बताएं क्यों नहीं वो गरीब श्रमिकों के लिए देने दे रहे हैं, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अब आप यहाँ बताइए कि हम संकल्प जारी कर रहे हैं, चुनाव से पहले नहीं दे रहे हम, सरकार आपकी है राज्य में, तो आप अपना लेखा जोखा जारी करो ना। आपने क्या काम किया है? आपने काम किया है डकैती, माता बहनों की इज्जत लूटना, जमीन लूटना, भय, भ्रष्टाचार। आप मुझे बताइए ईडी क्यों ना जाए वहां? 50 करोड़ मिलते हैं, मशीनें थक जाती हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन विजय जी, मेरा सवाल आपसे ये था, अगर आप लोग जो बातें कह रहे हैं ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कि उनकी सरकार में ये सब चीजें गलत हुई हैं राज्य में, तो फिर आपको महिलाओं के लिए 3,000 रुपए क्यों अनाउंस करने पड़ रहे हैं? सर मेरा सवाल ये है। नहीं ममता, आप और वो भी चुनाव से एन 15 दिन पहले। सर 15 दिन पहले आपको अनाउंस करना पड़ रहा है, क्या जमीन हिलती हुई दिखाई दे रही है? मीनाक्षी जी, संकल्प कब जारी होता है? जब चुनाव होते हैं। तो अपना हम 5 साल का बता रहे हैं ना, हम क्या करने जा रहे हैं, जनता को भरोसा दे रहे हैं ना। यही हमने महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, सारे प्रदेशों में किया ना, वो करके दिखाते हैं ना। हम इनकी तरह झूठे वादे थोड़ी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है सर उस पर, ये जो अनाउंसमेंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है इस पर। मीनाक्षी जी, जो चिंता जताई है वो अलग चीज है, वो 3P है। वो क्या वोट लेने के लिए हम 3 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बना चुके हैं पूरे देश में, आज तक बना रहे हैं हम। 4 करोड़ से ज्यादा हम पक्के मकान दे चुके हैं, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों का बात, कोई चुनाव नहीं है पूरे देश में अगर ये 5 स्टेट छोड़ दो तो, तब भी हम सारे लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं। बोलिए मोहम्मद नफीस अंसारी, ठीक है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस पर। मैडम, जनता के पैसे जनता को लौटाने को फ्रीबीज का है ना, मैं इसे अपमान शब्द कहता हूँ जनता के प्रति। जनता के पैसे से आप हेलीकॉप्टर में उड़ो, आपका राशन फ्री, बिजली फ्री, वो फ्रीबीज नहीं है। जनता का पैसा अगर जनता तक पहुंचे वो फ्रीबीज है। मैं कहता हूँ इलेक्शन के टाइम में हो या बाद में हो, आप तो स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाते नहीं है। बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है, गैस महंगा, तेल महंगा, बेरोजगारी है, क्राइम में रुक रहा। आप बंगाल में कह के बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, तो जनता को तो आप पर भरोसा नहीं है। बात जहां तक टीएमसी की है, तो टीएमसी ने भी यही काम किया है, जनता के पैसे जनता तक पहुंचाया। लेकिन जिस पैसे से स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना था, इन्होंने हजारों करोड़ रुपए मंदिर बनाने में लगा दिए। इसी चीज का तो हम विरोध करते हैं। और जहां तक बात पश्चिम बंगाल में, मान की हमारी राजनीति बहुत क्लियर है, जो सरकारी अस्पताल है वो बेहतर किया जाए, सरकारी स्कूल बेहतर किया जाए और सरकारी संस्थानों को बेहतर किया। आप कह रहे हैं कि वो मंदिर की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फिर आप भी तो मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं। पहले यूपी के आपके नेता कहते हैं कि बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बन सकती, उसके बाद आपकी पार्टी बाबरी मस्जिद बनाने वालों के साथ गठबंधन कर लेती है और अब मुसलमानों के हिमायती बनकर उनसे जो है गठजोड़ तोड़ लेती है। एक वीडियो वायरल हो जाता है तो आप पर क्यों भरोसा करे बंगाल की जनता, बंगाल के मुसलमान आप पर क्यों भरोसा करें? मैडम कहते हैं ना, सियासत हमारे घर की लौंडी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि 5 एकड़ जमीन आपको बदले में दी जा रही है। दोबारा बोलिए, क्या कहा आपने? एक सेकंड, नहीं, क्या लाइन बोली आपने? एक सेकंड, लाइन रिपीट करिए आपने, लाइन क्या बोली आपने, क्या कहा? अभी सियासत हमारे घरों की लौंडी है, ये असद साहब के जो वालिद है, ये उनका बयान है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्योंकि आपको इस तरह की शब्दावली प्रयोग करते हुए, नहीं एक सेकंड, आपको इस तरह की शब्दावली प्रयोग करते हुए, एक सेकंड सुन लीजिए, आपको इस तरह की शब्दावली प्रयोग करते हुए इस बात का अंदाजा होता है कि आप आधी आबादी के लिए किस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।
शर्म आनी चाहिए इस तरह के शब्द के इस्तेमाल पर। कौन है हमारे देश में लौंडी? क्या मतलब है इस शब्द का? ये शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? ये सेक्सिस्ट रिमार्क है, ये सेक्सिस्ट रिमार्क है, ये देश की आधी आबादी का अपमान है ये रिमार्क। अगर आपको राजनीति के आधार पर भी इस तरह की टिप्पणियां करनी है, आप बेहतर शब्द ढूंढ सकते हैं, बेहतर वोकैबुलरी लेकर आइए। अगर टीवी पे बैठना है आपको तो सर बेहतर वोकैबुलरी लेकर आइए। मेरी आपत्ति सिर्फ इस बात पर है, मेरी आपत्ति सिर्फ इस बात पर है, आपको राजनीति पर जो टिप्पणी करनी है आप करिए, लेकिन आधी आबादी का कवर ओढ़कर आप ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे। ये शर्मनाक टिप्पणी है, शर्मनाक है सर, शर्मनाक है ये टिप्पणी। इस वर्ड को कभी किसी कोर्ट ने शर्मनाक नहीं कहा, आप शर्मनाक कह रही है, आपकी समझ छोड़िए, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। मैं आपको छोटी सी बात कह रही हूँ, आपको अफसोस होना चाहिए इस शब्द के प्रयोग पर। मुझे आपत्ति है इस बात पर। मैडम बीइंग अ वुमन ये शो मैं इस वक्त होस्ट कर रही हूँ, मैं अपनी डिबेट में किसी ऐसे पैनलिस्ट को मौका नहीं दूंगी जो लॉन्डी जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है, जो लॉन्डी जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को मौका नहीं दूंगी अपने पैनल पर। आपको अफसोस होना चाहिए, अपना शब्द वापस लेना चाहिए और अपना शब्द वापस लेके फैक्ट पर बात करिए। ऐसे सर 50 मुहावरे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो अच्छे मुहावरों का रेफरेंस डिबेट्स में यूज कर पाएंगे। मैडम अच्छी किताबें पढ़िए। लेक्चर नहीं सुनना है आपने, जो नहीं लेक्चर सुनना है तो आप जा सकते हैं सर, ठीक है, ठीक है सर। आपको लेक्चर नहीं सुनना, मुझे लगता है आपकी घर की किसी महिला ने अगर आपको सही तरह से लेक्चर दिया होता तो आज टीवी पर बैठकर आप इस शब्द का प्रयोग नहीं करते सर। मेरे घर के कोई भाई, कोई बड़े पुरुष इस तरह के शब्द का कभी प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आपको घर में किसी महिला ने अच्छा लेक्चर दिया होता तो आप इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करते। और मैं अपने दर्शकों से भी माफी मांगूंगी कि मेरे डिबेट में, मेरे पैनल पर कोई व्यक्ति इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहा है। आपकी निजी चॉइस हो सकते हैं शब्द, अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम्स में बोलिए, अपने घर की महिलाओं के साथ बोलिए, मैं टीवी पर अलाउ नहीं करूंगी इस चीज के लिए। यहां से विषय को आगे बढ़ाते हैं। हर्षवर्धन जी, राजनीतिक सियासत जिस दिशा में जा रही है सर, अब भाषाई मर्यादा की तो खैर हम यहाँ पर क्या बात करें, लेकिन वापस बंगाल पर लौटते हैं। घुसपैठिया शब्द जिस तरह से चुनावी रैलियों में गूंज रहा है, गृह मंत्री कह रहे हैं डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। क्या ये बयान सर सिर्फ चुनावी रैलियों तक और चुनावी बयानों तक सीमित रहेंगे या इस पर एक्शन होता हुआ दिखाई देगा? इन द पास्ट हुआ है क्या एक्शन, मुझे बताइए। देखिए मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस पर एक्शन नहीं लेगी, सिर्फ बयानबाजी करती रहेगी, तो उसकी राजनीति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो जिस पर ये पार्टी खड़ी हुई, जिसको 1989 का पालमपुर अधिवेशन कहते हैं, जो राम मंदिर आंदोलन की तरफ गई, राम मंदिर जब तक बना नहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस लड़ाई को छोड़ा नहीं। 370 जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे, वो नारा लगाते थे लोग कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है सारे का सारा है। तो आधा नहीं हो पाया, लेकिन इस कश्मीर के हिस्से में जो हमारे पास है वो 370 हट गया। 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई थी, वो करके दिखाया इन्होंने। आज हम ये जरूर डिबेट कर सकते हैं कि 10 साल में कितने घुसपैठिए गए, लेकिन देश में अकेली पार्टी है जो घुसपैठियों को निकालने को अपना चुनावी अभियान सिर्फ नहीं, हर वक्त का अभियान बना के चलती है। तो मुझे लगता है ये जनता को भरोसा होता है। लेकिन सरकार ने ही संसद में आंकड़ा दिया है। ये जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स है ना, मेरी बात, सरकार ने ही संसद में ये आंकड़ा दिया है। यूपीए की सरकार में ज्यादा नंबर था बजाय की वर्तमान सरकार में। ये आंकड़ा सरकार का है। नहीं, निश्चित तौर पर यह आंकड़ा सरकार का है, लेकिन शायद ही किसी राज्य में इस तरह का रेजिस्टेंस दिखा हो जैसा अभी राज्य सरकारें दिखाती हैं। 2005 में जो ममता बनर्जी कहती थी कि घुसपैठिए हैं और चेयर की तरफ कागज उछाल देती थी, आज वो सारे गायब हो गए। क्या कपूर की तरह हवा हो गए क्या? जैसे जलने के बाद कपूर हवा हो जाता है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अभी भी वो घुसपैठिए पूरी तरह से नहीं ले जा पाए। लेकिन घुसपैठियों को चिन्हित करने और उसको निकालने में बाधा कौन बनता हुआ दिखता है? ये जब ये सवाल हम पूछते हैं कितने लोग गए, तो ये भी एक बड़ा सवाल। और एक बात मैं और कहूं, भारतीय जनता पार्टी उस जगह पर फंसी हुई है जिसको मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी कहते थे कि अगर फ्रीबीज पॉलिटिक्स में हम फंसे तो श्रीलंका हो जाएगा। आज तो वही हो रहा है। जो पार्टी एक कहती है, दूसरा कहता अच्छा ये 1000 तो चलो हम 2000, वो 1500 तो हम चलो 3000। और दुर्भाग्य से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार की पूरी जीत उसी को मास्टर स्ट्रोक, उसी को फ्रीबीज को ही जो क्या कहते हैं गेम चेंजर एक शब्द जो है, ये देश का दुर्भाग्य है। और अगर सरकारें वो नहीं कर पा रही हैं जो जनता को चाहिए, तब वो इस तरह की फ्रीबीज पॉलिटिक्स में जाती हैं। लेकिन ये हम लोगों की ये बड़ा बिंदु सर आपने बोला है। गुलाम सरवर जी, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन एक बार बीजेपी से इस पर जवाब ले लूंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। विजय शर्मा जी, देखिए हर्षवर्धन जी ने बड़ी बात बोली है सर, खुद प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। अब अगर उसी कुचक्र में फंसना है सर, तो फिर बदलाव की शुरुआत कैसे होगी? पॉइंट 1।
और दूसरी बड़ी बात, घुसपैठ क्या सिर्फ चुनावी जुमला है या वाकई इस पर उतनी संजीदगी है सरकार के भीतर भी और होती हुई दिखाई देगी इन फ्यूचर? मीनाक्षी जी, एक अहम बात है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा समय देना, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। 2018 में हजारों रोहिंग्याओं को कहां पकड़ा गया था? जम्मू कश्मीर में, जम्मू जो रेलवे स्टेशन उसके बराबर में। तो इनके जो हमदर्दी रखने वाले प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं कि इनकी जान को खतरा है म्यांमार में, इनको रोक दीजिए, और जाके स्टे करा लेती हैं। ममता दीदी का मैं आपको याद दिलाता हूं, 15 अप्रैल 2017 5 बज के कुछ मिनट पे कहते ये तो बेचारे हैं, इनको मत डिपोर्ट करो, 40,000 से ज्यादा थे। तो मैं तो जिम्मेवारी के साथ, तथ्य के साथ बात कर रहा हूं। तो ये इनका हाथ रोहिंग्या और घुसपैठियों के साथ, हम घुसपैठियों, अभी आपने देखा होगा सीमांचल में 2 दिन रहे हमारे एचएम साहब माननीय अमित शाह जी, और वहां जितनी घुसपैठियों ने अवैध कंस्ट्रक्शन कर रखी है, पूरे देश में एक मुहिम चलाई जा रही है कि वो जो अवैध ढांचे हैं वो सारे गिराए जाएंगे। वो शुरुआत हो चुकी है बिहार में सीमांचल से। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी थे, उन्होंने खुद स्वीकार किया था संसद में कि 2.25 करोड़ घुसपैठी हैं इनके राज में। ममता दीदी 600 किलोमीटर में बनने नहीं दे रही, वो मैं माननीय होम मिनिस्टर को कोट करता हूँ, 22 से 16 किलोमीटर हमारी बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है, 1600 किलोमीटर में सीमा लग चुकी। आज मैं बताता हूँ आपको, आप गुजरात ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, त्रिपुरा ले लीजिए, ये वादा चुनाव जिता देगा आपको? वहां घुसपैठ क्यों नहीं होती है? ये वादा चुनाव जितवा देगा आपको पश्चिम बंगाल में? ये वादा आपको चुनाव जितवा देगा पश्चिम बंगाल में? नहीं, हमारा पूरा यकीन है कि एक एक घुसपैठिया बाहर जाएगा, हम डाका नहीं डालने देंगे अपने। गुलाम सरवर जी, ठीक है, गुलाम सरवर जी को स्क्रीन पर लाइए। संसाधन है, यूसीसी लागू करेंगे सर 6 महीने में अगर बंगाल में सरकार बन गई तो। इससे पहले उत्तराखंड में कर दिया है लागू, उनके पास उसका ब्लूप्रिंट मौजूद है, इंप्लीमेंटेशन हमने करके दिखा दिया, ये दावा भी मौजूद है। बंगाल की जनता करेगी भरोसा? बता दीजिए, गुजरात में भी शुरू कर दिया हमने। हाँ, गुजरात में भी कर दिया है, बताइए गुलाम सरवर जी। उसका तो सीधा सा एक जवाब है कि केंद्र में इनकी सरकार 2 बार पूर्ण बहुमत की रही और आज भी सहयोगियों को मिला ले तो पूर्ण बहुमत की ही है। तो क्यों नहीं पूरे देश में यूसीसी क्यों नहीं लागू किया जाए? ये किस्तों में क्या करना चाहते हैं और क्यों किस्तों में कर रहे हैं? गुजरात में भी इनकी 30-35 साल की सरकार के बाद अब लाया गया। तो बहरहाल ये एक सवाल है और ये कोई अहम मुद्दा नहीं है। यूसीसी का विरोध जिस कंटेस्ट में किया जाता है वो एक अलग है, हम लोग तो सपोर्ट करते हैं मिला जुला कर। यूसीसी अभी दिखा ही नहीं, इसलिए मेरा ये मुद्दा नहीं है। आपने बहस की शुरुआत में मीनाक्षी 4 बिंदुओं पर प्रकाश डाला था आपने। एक पैनलिस्ट तो यहाँ से फरार हो गए, जिनके दूसरे प्रवक्ता, अभी तो ये दूसरे प्रवक्ता अंसारी आए हुए थे, आदिल हसन आजाद हाथों में ईंट लेकर बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे थे हुमायूं कबीर के साथ। हाँ। उनकी वो तस्वीर, वो वीडियो आज भी है जब उनके हाथों में ईंट था। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मेरा ये सवाल अभी भी बरकरार है कि तब वो पहला दिन था पूरे भारत में इकलौता, मैं हाफिज गुलाम सरवर इकलौता था मुसलमान कि मैंने पहले ही दिन कहा कि ये एजेंडा पर काम हो रहा, बाबरी मस्जिद नाम रखकर मुसलमानों का भावनात्मक शोषण किया जाएगा और इसके पीछे शुभेंदु अधिकारी हैं। ये मैंने तब कहा था। वो वीडियो कम से कम 150 वीडियो है यूट्यूब पर हमारे अलग अलग। कौन कर रहा है मुसलमानों का भावनात्मक इस्तेमाल? कौन कर रहा है भावनात्मक इस्तेमाल? भावनात्मक शोषण ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, ये बाबरी मस्जिद अनावश्यक विषय था जिसको बंगाल में लाकर हिंदू भाइयों के भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया और मुसलमानों का भावनात्मक बात तो सर फिर सारी पॉलिटिकल फायदे और नुकसान पर होती है ना। अब जो पिक्चर बन गई है जहां पर दोनों का गठबंधन टूट गया है, किसको फायदा किसको नुकसान आपकी नजर में? ये ओवैसी साहब का ढकोसला। ओवैसी साहब अभी एक अपशब्द बोलकर वो गए हैं, उनके प्रवक्ता कि सियासत मेरी हवेली के गुलाम, मैं वो शब्द दोहरा दे रहा हूँ, समझ गए आप लोग। तो जब आपके सियासत इतनी करीब है, आपके घर की नौकर ही है अगर, तो आपको अकल नहीं था कि ये बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर बना रहा, तो आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता ईंट लेकर क्यों गया? आपने गठबंधन क्यों किया? पहला सवाल है, गठबंधन क्यों किया? तोड़ा ये कोई मतलब नहीं है, किया क्यों आपने? एक सवाल, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ईंट लेकर क्यों गए? इसका पहले वो जवाब देंगे। ये मुसलमान होने के नाते, पीस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ। अब आ जाइए गुस्तिया का मुद्दा।
ठीक है, कंप्लीट करिए सर जल्दी। हाँ, तो घुसपैठिया का मुद्दा पूरे भारत का मुसलमान चाहता है कि एक भी बांग्लादेशी, एक भी विदेशी भारत की पवित्र भूमि पर न रहे, लेकिन इस पर राजनीति न किया जाए, चुनाव में ही इसको केवल मुद्दा न बनाया जाए, बल्कि स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, गुलाम सरवर जी की बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर तस्वीर से हुमायूं कबीर मुसलमानों के भरोसे का खून कर रहे हैं, ये कहते हुए गठबंधन तोड़ दिया जाता है बंगाल की पॉलिटिकल पिक्चर में, तो इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी तो टीएमसी है फिर सर? नहीं, देखिए, न तो नुकसान टीएमसी का था, न फायदा टीएमसी का था। इसमें जो फायदा होना था वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हो रहा था। आपसे रूठ के चले गए हुमायूं कबीर, अगर आपसे रूठ के चले गए और अब एआईएमआईएम भी उनसे अलग हो गई, तो जो वोट बैंक बंटने का डर था सर, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी तो आप ही हैं अब। नहीं, देखिए, बेनिफिशियरी जो है पश्चिम बंगाल की जनता है, जो कम से कम बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट नहीं करेगी, मंदिर के नाम पर वोट नहीं करेगी। यहाँ के जो काम है, यहाँ का जो शासनकाल है, उसके बारे में वो अभी घुसपैठिया पर थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। बॉर्डर और बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो राज्य जो देश है जिसके साथ भारत का बॉर्डर जुड़ता है। टोटल किलोमीटर्स है भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है 4096.7 किलोमीटर। 2014 तक 2735 किलोमीटर की फेंसिंग हुई थी, 67%। करंट स्टेटस ये है 3232 किलोमीटर की फेंसिंग हुई है टोटल। आसाम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में सबकी बात कर रहा हूं। भारत तो सिर्फ पश्चिम बंगाल बोल करके बांग्लादेश से अटैच नहीं होता है, आसाम में भी घुसपैठ है, त्रिपुरा में भी है। अभी 67% से बढ़कर 12% का काम इन्होंने 12-12.5 सालों में किया है। 12%, 856 किलोमीटर की अभी भी फेंसिंग बाकी है। जो पश्चिम बंगाल है, मैं जो डाटा दे रहा हूं आपको, ये जो डाटा है ये आपको केंद्र सरकार ने जब सवाल पूछा गया था 2025 में, तब होम मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आया था कि टोटल बांग्लादेश और इंडिया जो वेस्ट बंगाल से टच करता है, उसमें से 112 किलोमीटर ऐसी जमीन है जो कभी भी उसको फेंसिंग नहीं की जा सकती है। अगर मैं गलत हूं तो आप कोई भी चार्ज मेरे को विजय शर्मा लगा सकते हैं। ठीक है, 112 किलोमीटर। चलिए मैं इस पे विजय जी से जवाब लूंगी। किलोमीटर, हाँ, कंप्लीट करिए। करीब 80 किलोमीटर ऑलरेडी दी जा चुकी है, 148 किलोमीटर एक्विजिशन स्टार्ट करना है। बांग्लादेश की बीजेपी का ऑब्जेक्शन है, बीएसएफ और बीजेपी, ये काम होम मिनिस्ट्री का है, वो बोलते हैं। चलिए, गृह मंत्रालय का है, ठीक है, गृह मंत्रालय का है, आपने ये आरोप लगाया, उस पर जवाब विजय जी देंगे। लेकिन एक सवाल हर्षवर्धन जी से मुझे लेना है अभी इस बिंदु पर। सर, हुमायूं कबीर वाले पॉइंट पर मैं लौटना चाहती हूँ। जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो के आधार पर एआईएमआईएम ने उनसे गठबंधन तोड़ लिया है, सर इस वीडियो की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। चुनाव से 15 दिन पहले ऐसा एक वीडियो रिलीज होता है, आप किस नजर से देख रहे हैं इस परिस्थिति को? नहीं, देखिए, पहले हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। मीनाक्षी जी, मुझे लगता है अभी जब आप, हाँ, मेरा सवाल हर्षवर्धन जी से, जब आप बात कर रही थी तो आपने एक शब्द, आपने स्वयं प्रकाश जी से एक सवाल पूछा कि बेनिफिशियरी कौन है। तो सबको साफ दिख रहा है कि अगर ये लोग मान लें कि हुमायूं कबीर जो उस स्टिंग में जो कहते दिख रहे हैं वो सही है, क्योंकि वो तो जांच हो नहीं पाएगी, कभी नहीं हो पाती। चुनाव के समय जो आरोप लगते जांच तो होती नहीं, हो ही नहीं पाती है कभी। यहां तक कि हमने तो कैश फॉर वोट वाली स्टिंग की भी जांच नहीं ढंग से नहीं होते देखी। तो कौन बेनिफिशियरी है? तो मगर रियल फैक्ट चेक तो आप टीवी चैनल वाले भी कर सकते हैं। और मीनाक्षी जी, कंप्लीट करिए। मैं बीच में कंप्लीट करिए। बाहर से हम लोग जुड़े हैं तो वो बात हो नहीं पाती है, तो वैसे ही जी। तो चूंकि बेनिफिशियरी तो कौन है? बेनिफिशियरी सीधे सीधे ममता जी है, स्वयं प्रकाश जी की पार्टी है। और अब अगर मुसलमान के मन में ये आएगा कि ओवैसी और हुमायूं कबीर ये हाथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से भला करना चाह रहे थे, तो वो ममता जी के साथ जाएगा। हालांकि मेरा ये मानना है कि बहुत हद तक ममता जी के साथ ही मुसलमान रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुसलमानों की निर्विवाद नेता ममता बनर्जी है और उन्होंने इसको बार बार साबित किया। आपको याद होगा जब घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहा था तो उन्होंने कहा हम आपको राशन देंगे, हम आपको सिलेंडर देंगे, हम हमारे रहते आपको चिंता की जरूरत नहीं है। सवाल यहां बस एक है, क्या हुमायूं कबीर जो ममता जी के बहुत खास हुआ करते थे, अगर ममता बनर्जी को बिल्कुल वो पसंद नहीं होते तो क्या बाबरी की न्यू ममता बनर्जी जैसी सख्त शासक के राज में पढ़ पाती? ये पहला सवाल जो मैं उसी बड़ा सवाल है। दूसरा, इस समय में अगर वो स्टिंग आ रहा है तो हुमायूं कबीर वो कोई ऐसे व्यक्ति तो है नहीं जिनका कोई बहुत आधार है, वो तो कभी इधर कभी दाएं कभी बाएं। तो अगर वो भाजपा से पैसे ले सकते हैं तो वो तो फिर तृणमूल कांग्रेस से भी पैसे ले सकते हैं।
और क्या इस समय ये स्टिंग जो आया है इसके पीछे वो रणनीति है जिसमें हम लोग बार-बार भी देख बोल रहे देते थे हैं, कुछ भी इसको हल्का ले रहे हैं। एक सेकंड बात पूरी होने दीजिए, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ स्वयं प्रकाश जी, आ रही हूँ। बीजेपी को लाभ जो हो ज्ञान सकता है। देंगे वो नहीं लेना है, एक इनका सेकंड नैरेटिव पता है। नहीं सर, सवाल तो सुनेंगे ना। अच्छा सवाल सुन लीजिए, सवाल ये है सर, सवाल आप कर सकते हैं। सवाल ये है, सवाल आप एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो बंगाल में मालदा की जनता ने 9-10 घंटों के लिए 7-8 अफसरों को कैद कर दिया सर। कुछ तो उसमें प्रशासन की ढील रही होगी ना जो ये संभव हो पाया। और हर्षवर्धन जी ने जो सवाल उठाया, ममता बनर्जी अगर चाह लें कि पश्चिम बंगाल में मस्जिद की नींव नहीं पड़ेगी सर, तो पड़ जाएगी क्या, मुझे बताइए। नहीं, मुझे बताइए ना, गृह मंत्री अगर चाह ले कि नहीं पड़ेगी तो क्या पड़ जाएगी? मस्जिद से कोई दिक्कत बाबरी मस्जिद, आप हाँ? मुझे बताइए। बाबरी की, एग्जैक्टली, बाबरी मस्जिद। एक अफसर है अनुराग यादव, एसआईआर की जब बात हो रही है, मैं ज्ञानेश कुमार जी की बात करता हूं, अफसर को मीटिंग में बोल रहे हैं कि आप चले जाइए यहां से मीटिंग से। हमारे जो नेता है, रिप्रेजेंटेटिव है, ममता बनर्जी ने 9 चिट्ठियां दी जब से ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। हम मिलने गए, हमारे प्रतिनिधि मिलने गए, 7 मिनट के भाषण में वो व्यक्ति बोलता है गेट लॉस्ट। अगर मैं यहां आपसे बदतमीजी करूंगा जैसे अंसारी ने किया, आपने उनको भगा दिया, सही किया। अगर मैं एक लोकतांत्रिक पार्टी हूं और इलेक्शन कमीशन का काम है सबकी बात सुनना, उन्होंने एक्नॉलेजमेंट तक करना उचित नहीं समझा। 27 लाख लोगों के जो नाम गए हैं, ये 1,33,00,000 हो सकते थे अगर सवाल कुछ और बीच में नहीं आता। नहीं, एसआईआर से शुरू किया ना आपने। आपका जो सवाल है एसआईआर से रिलेटेड, आपने जो किया, लॉ एंड ऑर्डर अभी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन ऑपरेट कर रहा है। पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में 400 के आसपास अफसर को तबादले किए गए, अन्य राज्यों में 100 भी नहीं हुए, खाली पश्चिम बंगाल में 4। ये क्यों? लूटना है सेवर जी, क्या ये संभव है कि ममता बनर्जी अगर ना चाहें तो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव पड़ जाती? क्या ये संभव है सर? चाल बहुत सोची समझी थी भारतीय जनता पार्टी की। अगर ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद निर्माण में बाधा बनती तो मुसलमान विरोध में जाते, और बाबरी मस्जिद बन गई तो हिंदू विरोध में जाएंगे। ये सोचकर भाजपा ने ये खेल खेला था हुमायूं कबीर को फ्रंट पर रखकर। ममता बनर्जी ने बहुत ही एक मझाई नेता होने का सबूत देते हुए सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, मस्जिद बनी तो बनी, हुमायूं कबीर का पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म कर दिया, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। विजय जी 30 सेकंड में सर जवाब दीजिए, फिर मैं डिबेट क्लोज करूंगी। ये शर्मा जी क्या आधार बातें कर रहे हैं? राज्य किसका है, मुखिया कौन है, होम मिनिस्टर कौन है? राज्य किसका है? पैसे आप लोग देके करवा रहे हैं, आप करवा रहे हो, राज्य किसका? असली बात तो आप। ठीक है, सवाल का जवाब दीजिए विजय जी। हाँ, आदमी इकट्ठे हो रहे थे, चंदा इकट्ठा हो रहा था, कौन? असली सवाल तो विजय शर्मा की पार्टी से करना चाहिए। क्या जात आप मोहन यादव के माध्यम से भेजा? 1 by 1 प्लीज, 1 by 1। विजय जी जवाब देंगे अभी, ठीक है, विजय जी जवाब देंगे। हाँ, 1,000 मुसलमानों की जातियां बैकवर्ड क्लास में जोड़ दी जाती है, फिर आप कहते हो क्या ऐसी बातें? चलिए, मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन बीजेपी ने आज भरोसे का अपना पत्र जारी करते हुए बड़ी बात की। भय का कोहरा हटेगा, कमल खिलेगा। लगभग अटल जी की वही पंक्तियां जो मुंबई के अधिवेशन से उन्होंने की थी, और उसके बाद फिर बीजेपी का जो उदय हुआ वो आगे हिस्ट्री अपने आप को दिखाती है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि पश्चिम बंगाल में क्या बंगाल की जनता भरोसा करेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा।